नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस 24वें एपिसोड सवाल जवाब के। तो आप सभी लोग लगातार अपना प्रोत्साहन बनाए रखे हैं सौदागर के साथ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में भी हम कुछ सवाल लेने वाले हैं जो आपने पिछले कुछ वीडियोस में और लास्ट सवाल जवाब के एपिसोड में आपने पूछा है। तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं सतीश तांगा जी का। इन्होंने पूछा है, हाउ द होम बायर्स विल कम टू नो फ्रॉम द बिल्डर्स दैट बिल्डर हैज रियली गिविंग द स्टैम्प ड्यूटी वेवर बेनिफिट इन द सेल्स प्राइस। इन्होंने दूसरा सवाल भी पूछा है, पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि इनका एक ये पूछना है कि स्टैम्प ड्यूटी का वेवर बिल्डर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इसका जवाब दो कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। एक पहला तो जो अभी स्टैम्प ड्यूटी का वेवर मिल रहा है आपको 31 मार्च 2021 तक, जो कि 4% रहेगा स्टैम्प ड्यूटी 31 मार्च तक, और उसके बाद हो जाएगा 6%। और अगर जो पिछला 1% एलबीटी वगैरह लगता था वो लगेगा तो दोबारा 7% पे आ जाएगा कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर। और जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी का, मैं समझ सकता हूँ कि आपने पूछा है कि जो नया रूल आया है, यानी कि जिसमें जो 50% कट किया गया है प्रीमियम बिल्डर्स का, उसका बेनिफिट जो बिल्डर ले रहे हैं तो उन्हें स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ करके देना है। तो जाहिर सी बात है, उस केस में जो भी बिल्डर उस 50% प्रीमियम का बेनिफिट ले रहे हैं वो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज ही नहीं करेंगे, यानी कि उनके प्राइस लिस्ट में आपको स्टैम्प ड्यूटी मेंशन्ड ही नहीं दिखेगा। उसमें आपका रहेगा एग्रीमेंट वैल्यू, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और जीएसटी रहेगा, पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं रहने वाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बिल्डर उस स्टैम्प ड्यूटी को पहले ही अपने एग्रीमेंट कॉस्ट में जोड़ लें, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि पुराना उस लोकेशन का या उस बिल्डर का अगर कोई फेज था उस प्रोजेक्ट में, तो वहां पे क्या कोटिंग प्राइस थी उनकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्टैम्प ड्यूटी का 5-6 लाख रुपए हो रहा है वो पहले ही उन्होंने एग्रीमेंट कॉस्ट में जोड़ रखा हो। उस तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं, या फिर किसी जानकार कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं, वो आपको एक ट्रेंड बता सकता है कि यहाँ पे ये प्राइस था और अब ये हो चुका है, यानी कि आपको ग्रॉस बेनिफिट कितना मिल रहा है पता चल जाएगा, या फिर आपका ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है ये भी पता चल सकता है। यदि आपको कहीं और दुविधा हो रही तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। अगला जो आपने सवाल पूछा है, व्हाट एंड हाउ द ट्रांसपेरेंसी इन दिस एरिया कैन बी एक्सपेक्टेड, डज सैंक्शनड अनसैंक्शनड गुंठेवारी हैज एनी रिलेशन विद रेरा। ये आपने गुंठेवारी के वीडियो में पूछा हुआ है। देखिए, पहली चीज तो गुंठेवारी का कोई भी रेरा नहीं होता है। अगर वो सैंक्शनड हो चुका है तो उसे गुंठेवारी नहीं कहा जाएगा। गुंठेवारी उसे कहा जा रहा है, यानी कि सेती नाविकास जो उनका लैंड जो रिहायशी के लिए, आबादी के लिए, रहने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, उसको गुंठेवारी कहा जा रहा है। और गुंठेवारी जो आपका टुकड़ाबंदी कायदा है उसके अनुसार आप किसी भी सेती नाविकास लैंड को छोटे टुकड़ों में बेच नहीं सकते हैं और उसका 7/12 भी नहीं होता है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा है जिनके पास बजट ही नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट सिस्टम में घर खरीद ही नहीं सकते हैं, जिनको लोन नहीं मिल रहा है, वो लोग ऐसी जगहों पे या फिर गुंठेवारी में खरीदते हैं, वहाँ बनाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसको हमने वीडियो में कवर भी किया था। वहाँ पे अगर आप मार्जिन छोड़ के और वहाँ पे जो तय सीमा है कंस्ट्रक्शन का, जो एफएसआई सैंक्शन, उसके हिसाब से आप बनाते हैं तो उसको रेगुलराइज कर देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि ये ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, या मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, जो अपना खुद का घर नहीं बना सकते हैं, लोन नहीं ले सकते हैं, या उनके घर में कोई इस तरीके से जॉब नहीं कर रहा है जो लोन ले सके, तो फिर ऐसे लोगों के लिए यही है कि वो गुंठेवारी में लेते हैं और फिर वो सरकार कोशिश करती है उसे रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके ऊपर पूरा वीडियो बना है, यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई बटन पे उसे लगा देंगे। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि गुंठेवारी में बहुत से ऐसे लोग भी जंप करते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, जब प्राइस अप्रिशिएट कर जाता है, वो आर जोन में आ जाता है, 7/12 हो जाता है, तब वो उसे बेचते हैं या फिर वहाँ बना के कुछ रेंटल वैल्यू या वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। तो अब इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे एक अलग डिस्कशन रहेगा। बाकी आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्याम काले जी हैं, इन्होंने पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एनक्लोज बैल्कनी, हाउ टू बिल्डर डिसाइड एनक्लोज बैल्कनी एरिया। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और हमने कई वीडियोज में इसका कुछ ग्लिम्स भी आप लोगों को बताया है। एनक्लोज बैल्कनी क्या है? अभी जो यूनिफाइड डीसी रूल आया है, यानी कि जो एक तरीके से यूनिफाइड कर दिया गया है सारे रूल को, चाहे वो पीएमआरडी के लिए हो, पीएमसी के लिए हो। पहले अलग अलग रूल और एफएसआई के कैसे कंज्यूम करना है उसके लिए रूल थे, उसको यूनिफाइड कर देने के बाद क्या है, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई भी एनक्लोज बैल्कनी आपको दिखेगी ही नहीं। एनक्लोज बैल्कनी इसलिए बनाया जाता था जिससे कि जो
एफएसआई है उसको बचाया जा सके, बिल्डर उसको सेव कर लेते थे। कैसे सेव करते थे? कोई भी कारपेट जो बिल्डर आपको दे रहा है उसका 15% वो टेरेस के नाम पे, बैल्कनी के नाम पे दे सकता है, जो कि एफएसआई का पार्ट नहीं होता, फ्री ऑफ एफएसआई होता है। तो मान लीजिए उसने आपको 50 स्क्वायर फीट का बैल्कनी दे दिया, यानी कि टेरेस दे दिया कोई ओपन, और उसके बावजूद उस फ्लैट में 15% 50 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। मान लीजिए वो 1000 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट है, 15% उसका 150 स्क्वायर फीट हो गया, 50 स्क्वायर फीट आपको उसने टेरेस के नाम पे दे दिया। अब 100 स्क्वायर फीट वो और भी फ्री में यूज कर सकता है, बना सकता है, जो आपको बेच दे। ये पहले रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब वो 100 स्क्वायर फीट में क्या करेगा? कुछ रूम में एनक्लोज बैल्कनी दिखा देगा, कुछ आपका मास्टर बेडरूम में, कुछ आपके लिविंग एरिया में। ऐसा करके वो 100 स्क्वायर फीट को भी कंज्यूम कर लेंगे। इससे एफएसआई जो है सैंक्शनड एफएसआई है उसमें से कोटा कुछ कट भी नहीं हो रहा है और आपको फ्लैट भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वो आपके रूम का हिस्सा होता है, वहां कुछ बैल्कनी नहीं होती है, लेकिन उसकी सैंक्शनिंग एज ए एनक्लोज बैल्कनी होती है। तो कहीं ना कहीं बिल्डर के जेब में वो पैसा चला जाता है। पर आने वाले समय में, यानी कि जो नए रूल के हिसाब से सैंक्शनिंग आएंगे, वहाँ पे आपको ये जो आपको एनक्लोज बैल्कनी का कंसेप्ट है वो नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इनके चैनल का कुछ नाम है अननोन नाम से इन्होंने जो है पूछा है, व्हाट्स द स्टैम्प ड्यूटी परसेंटेज इफ प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड बाई 31 मार्च 2021। अभी पहले ही बताया हमने आपको, अगर आप 31 मार्च 2021 के पहले रजिस्टर करते हैं तो 4% आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक 3% था। तो अभी 1% बढ़ा हुआ है और 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2021 से ये दोबारा 6 से 7% रिज्यूम कर जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमित सिन्हा जी ने कहा है, विद सुसगांव कमिंग अंडर पीएमसी कैन वी एक्सपेक्ट इंप्रूव्ड रोड कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई? ऑल्सो प्लीज रिव्यू द न्यू प्रोजेक्ट्स हियर एज वेल एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट टू। देखिए, कॉर्पोरेशन में आने पे नो डाउट उस लोकेशन को पुश मिलेगा। कोई भी लोकेशन जो कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर में आ रहे हैं उनको तो पुश मिलना ही है, लेकिन कब मिलेगा? जब वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के काम हो रहे हों। ऐसा नहीं सिर्फ कॉर्पोरेशन में आ गया। मान लीजिए जैसे आप 2017 की लिस्ट में देखिए, लोहगांव आया, केशव नगर आया, लेकिन वहाँ पे मूलभूत कोई बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि कोई वाटर कनेक्टिविटी नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अभी तक नहीं है, रोड वाइडनिंग उस तरीके से नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो रोड पे सफाई है, गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट है, वो थोड़ा ठीक ठाक जरूर हो गया है, लेकिन बाकी चीज़ें जब तक आप नहीं सही करेंगे तब तक कॉर्पोरेशन का बेनिफिट उस एरिया में नहीं होगा। और अगर उसका पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं मिल रहा लोगों को, तो प्राइस एप्रिसिएशन भी उतना नहीं हो सकता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं, अगर पीएमआरडीए लोकेशन से आपका वो लोकेशन कॉर्पोरेशन में आ रहा है तो उसमें सुधार जरूर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कटौती कम होती है। जैसे आप देखें, अमूमन तौर पे थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पुणे और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी की कटौती की जाती है, लेकिन कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर जो लोकेशंस आ रहे हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ही कम है, या फिर ये कहें कि ना के बराबर है। तीसरी चीज़, जहाँ पे आप कह रहे हैं सुसगांव का प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाए, हमने एक लोकेशन रिव्यू किया था और प्रोजेक्ट रिव्यू कोशिश करेंगे जल्द लाएँ। वहाँ पे थोड़े डिले हो रहे हैं, आपने कई बार ये कमेंट किया है, हमने देखा भी है। देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सुसगांव में गुंठेवारी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यानी कि अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, जैसे ही आप हाईवे से एंटर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से जैसे आप कहें मशरूम होता है, उस तरीके से वो बहुत तेज़ी से पनप चुका है। अब आप ये समझिए, कल को कॉर्पोरेशन लिमिट में आता है, कोई नए प्लान को अप्लाई करना है तो रोड वाइडनिंग में भी समस्या आएगी, ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन में भी समस्या आएगी। लेकिन जो हिस्सा आपका आगे, जब आप लौले की तरफ जाएं या फिर आप घूम के मानगांव की तरफ जाएं, जो हिस्सा बचता है वहाँ पे जो लैंड पार्सल खाली है, अगर वहाँ ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन होता है तो ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन भी होगा और उसके रेट भी अप्रिशिएट कर जाएंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है अब वो रेगुलराइज भी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और साफ़ सफाई में काफ़ी कुछ बदलाव जरूर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विवेक कौल जी ने पूछा है, हेलो सर, आई वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी रिफंड पॉलिसी इन स्टैम्प ड्यूटी। व्हाट इफ़ आई पे स्टैम्प ड्यूटी बिफोर 31 मार्च एंड देन ड्रॉप द प्लान टू परचेज द प्रॉपर्टी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 31 मार्च के पहले स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, यानी कि आप चालान भर रहे हैं स्पेसिफिक यूनिट के लिए,
और 4 महीने का अभी आपको बफर टाइम मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद आप 4 महीने के अंदर रजिस्ट्री अपने प्रॉपर्टी का करा सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है। और ये 4 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, कई बार लोग नहीं आ पाते हैं टाइम पे, या फिर कहीं लॉकडाउन लगा है, कहीं कुछ है, तमाम समस्याएं रहती हैं। इसके चलते सरकार ने 4 महीने का बफर टाइम दिया है। मान लीजिए किसी कारणवश आप रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आप कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। 90 दिन के अंदर आपको आपका स्टैम्प ड्यूटी मिल जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़े बहुत प्रोसेसिंग चार्ज ये लोग कट करने, अदरवाइज पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने प्रॉपर्टी सही से रिसर्च नहीं किया है, सर्वे नहीं किया है और आपने डिसीजन ले लिया है, उसके बाद आप रिफंड के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत है। आप स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तब तक मत भरिए जब तक आप अपने प्रॉपर्टी को सही तरीके से फाइनलाइज ना कर लीजिए। नहीं तो ऐसा होता है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी 2% स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आपने फटाफट कोई भी प्रॉपर्टी पसंद की और उसका स्टैम्प ड्यूटी भी भर दिया, और बाद में आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये प्रॉपर्टी शायद मेरे लिए अच्छी ना हो, फिर आप रिफंड के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये काफ़ी हेक्टिक होता है। रिफंड मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए 4% तो आपको मिल जाएगा, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको 2 लाख रुपए का रिफंड तो मिल जाएगा, पर उसके लिए जितनी आपने जद्दोजहद की है वो कहाँ से रिफंड ले आएंगे, वो समय को कैसे रिफंड करेंगे आप। और उसके साथ साथ आप सोचिए कितना आपके दिमाग में चला होगा, कितने लोगों से आपने बात की होगी, कितने प्रॉपर्टी पे आपने विजिट किया होगा। तो इसीलिए हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप पहले क्या चीज़ चाहते हैं वो खुद से विचार करिए, खुद से विमर्श करिए कि आखिर मैं प्रॉपर्टी क्यों ले रहा हूँ। मुझे रहने के लिए चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना है, या फिर मेरा घर छोटा है, मुझे उसे एक्सटेंड करना है, बड़े घर में शिफ्ट होना है। पहले ये निर्धारित कर लीजिए आपका बजट कितना हो सकता है और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये दोनों बातों में फ़र्क होता है, ये बात भी समझने की कोशिश करिए। यदि कहीं दुविधा आ रही है, आप सौदागर से मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। पहले चीज़ों को समझिए और फिर आप इस प्रोसेस में जाइए कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो बात का डिस्कशन है। पहले आप ये समझें आप किस तरह के बायर हैं और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संदीप राय जी ने पूछा है, इज PMAY बेनिफिट एंड ऑन 31 मार्च और विल इट एक्सटेंड। देखिए संदीप राय जी, अभी तक जो अपडेट आया है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं, जिसमें MIG 1 MIG 2 के जो जितने भी बायर्स होंगे। अगर आप LIG या EWS सेक्शन की बात करिए तो उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 है। अब MIG 1 MIG 2 क्या है ये भी आपके मन में आ रहा होगा। मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट, मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड। ऐसे फैमिली जिनका फैमिली इनकम एनुअली 6 लाख से 12 लाख के बीच है वो मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे फैमिली जिनका फैमिली इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है वो मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि MIG 2 के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2021 ही निर्धारित किया गया है अभी तक के अपडेट के अनुसार। और बजट आ चुका है तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक्सटेंशन मिलेगा। आपके टैक्स बेनिफिट के लिए एक्सटेंशन जरूर दिया गया है 2022 तक 31 मार्च 2022 तक। तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम आप लोगों के लिए बना देंगे। आप लोगों के मन में कोई और उससे जुड़ी दुविधा रहेगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जहाँ तक मैंने बताया आपको LIG और EWS यानी कि लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये समय अवधि 31 मार्च 2022 तक की रखी गई है। अब EWS में कौन कौन से लोग आते हैं, LIG में कौन कौन लोग आते हैं, ये भी हमने वीडियोज़ में बताया हुआ है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसी फैमिली जिनका इनकम 3 लाख के अंदर है वो EWS में आते हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। जिनका इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में है, पूरे फैमिली के इनकम की बात कर रहा हूँ, वो LIG के अंतर्गत आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राघव सिंह जी का। हेलो, कैन यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट ऑल इंक्लूसिव मीन्स व्हेन बिल्डर सेज फ्लैट इज ऑल इंक्लूसिव। देखिए, ऑल इंक्लूसिव का मायने ये होता है कि कोई भी फ्लैट का टोटल कॉस्ट क्या होगा, उसमें आपका एग्रीमेंट कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी और GST जुड़ा होता है। लेकिन ऑल इंक्लूसिव में बिल्डर
अमूमन 99% केसेस में मेंटेनेंस और कॉर्पस फंड या और एक और चीज़ जो आपका रजिस्ट्री के टाइम पे दिया जाता है, जिसको लॉयर फ़ी के नाम पे या लीगल फ़ी के नाम पे लिया जाता है, ये चीज़ें नहीं जोड़ते हैं। कुछ बिल्डर हैं जो शायद लॉयर फ़ी को ज़रूर ऐड कर लेते हैं पर मेंटेनेंस को नहीं ऐड करते हैं। तो ग्रैंड टोटल की अगर आप बात करेंगे तो ये ग्रैंड टोटल नहीं होता है, क्योंकि वो अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है। केवल लीगल फ़ी अगर आप हटा दीजिए तो बाकी जो अमाउंट है आपका, चाहे वो कॉर्पस हो या फिर आपका मेंटेनेंस हो, वो आपको पोजीशन पे देना है। इसलिए ऑल इंक्लूसिव मान लीजिए कोई बिल्डर आपको 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट बेच रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे उसकी कीमत है 50 लाख रुपए एग्रीमेंट, उसके ऊपर आपका स्टैम्प ड्यूटी जोड़ के 4% अभी के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 2 लाख रुपए हो गया, रजिस्ट्रेशन 30 लाख हो गया तो 52,30,000 हो गया, प्लस जीएसटी आपका जोड़ लीजिए उस पर, अगर वो 5% की कैटेगरी में आ रहा है तो 2.5 लाख रुपए आपका ये हो जाता है। तो टोटल आपका लगभग 55 लाख रुपए की वैल्यू बन गई। तो ये वो मार्केट कर देते हैं ऑल इंक्लूसिव 55 लाख में 2 BHK हम आपको देंगे। पर उसका क्या अगर वो फ्लैट 7th फ्लोर पे है, इसीलिए ऑल इंक्लूसिव के साथ वो स्टार लगाया जाता है। 7th पे है, गार्डन फेसिंग है, तो जो फ्लोराइज अगर वो लगा रहे हैं तो फ्लोराइज भी पर स्क्वायर फीट ऐड करेंगे, प्लस अगर उन्होंने PLC प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस यानी कि गार्डन फेसिंग चार्जेस अगर उन्होंने लगाया, कोई फेसिंग चार्जेस है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से जब वो ऑल इंक्लूसिव मार्केट करते हैं तो उस कारपेट रेंज का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो दिखा के प्रमोट किया जाता है और स्टार लगाया जाता है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जब आप कहते नहीं मुझे 7th पे चाहिए, 8th पे चाहिए, 10th पे चाहिए, तब आपको बताया जाता है कि इसमें सर देखिए आपका फ्लोराइज या फिर गार्डन फेसिंग चार्जेस लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ऑल इंक्लूसिव का मायने समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिलक सचदेवा जी ने पूछा है, कैन यू टेल मी अबाउट सीरियो इन मोर डिटेल्स लाइक क्वालिटी ऑफ बिल्डर फॉर लिविंग पर्पजेज and the location wise whether it is going to be a prime location, also the PMC garden in front of Sirio building, how much time it will take to get developed। देखिए, पहला जो आपका सवाल है, सीरियो कैसा रहेगा एंड यूज पर्पस के लिए। पहली चीज ये देखें, गोयल गंगा का नाम तो काफ़ी रिनाउंड है, पर गोयल गंगा में कई सेक्शन हैं। गोयल गंगा डेवलपमेंट है, गोयल गंगा ग्रुप है, डेवलपमेंट में भी 2 हैं, पुष्प गंगा भी है, तो कई ब्रांचेज हैं, लेकिन उनकी लेगेसी लोग एक के हिसाब से यानी कि गोयल गंगा के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे जो एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है वो दरोड़े जोग लिवियानो के साथ जुड़ा हुआ, जो काफ़ी लंबे समय से रुका था। तो अब वो नेगेटिविटी को तो नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वो स्टैम्प हो चुका है, 5 साल 6 साल जो भी डिले हुए हैं वो लगा हुआ है। तो रहने के लिहाज से ब्रांड को अगर समझा जाए तो इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मॉडल में गोयल गंगा ने पहले काम नहीं किया है कि किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को वो टेक ओवर करें और फिर उसको हैंड ओवर करें, फिर हम उसकी क्वालिटी को एसेस कर पाएँ। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्वालिटी ये कितनी दे पाएंगे, क्योंकि खुद का इनका सब कुछ नहीं है वहाँ पे। एज ए मार्केटिंग पार्टनर एक तरीके से बन के वहाँ पे जॉइंट वेंचर में आके चीज़ों को वो बेच रहे हैं, जिससे लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। क्योंकि अगर दरोड़े जोग ही उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो नाम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, इतने लंबे समय से रुका, वो बेच नहीं पाएंगे। तो ये एक चीज़ मन में दुविधा ज़रूर है। दूसरा सवाल जो आपका है कि वहाँ जो आपका गार्डन है, PMC गार्डन है, वो कब डेवलप होगा। देखिए, PMC गार्डन काफ़ी लंबे समय से उस लोकेशन में अटका हुआ है। उसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते थे जिनके लिए वो गार्डन बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से रिवरडेल का पोजीशन शुरू कर दिया गया है, नेती भी पोजीशन देने जा रहा है, नेती एलिसिया का, फिर आपका जेन स्टेट का कंस्ट्रक्शन चालू है, सीरियो भी है वहाँ पे, लिवियानो जो रुका पड़ा था उसको भी डिलीवर कर दिया गया है ऑलमोस्ट। तो ये सारे लोग जब वहाँ रहना चालू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कॉरपोरेशन को भी यह सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द गार्डन का काम कंप्लीट कर दिया जाए, पर उसकी कोई तय सीमा नहीं बताई जा सकती है। पर हाँ, रोड डेवलपमेंट हमने रिसेंट के वीडियो में कवर किया हुआ है, वो एक बार अगर कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे ट्रैक्शन ज़रूर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कम्यूट करना भी लोगों के लिए आसान होगा, और गार्डन आप मान के चलें कि 1.5-2 साल लग सकता है, इससे कम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा भले लग जाए। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप लोगों के और भी बहुत से सवाल हैं,
पर हो सकता है इस कड़ी में हम आपके सवाल ना कवर कर पाए हों, पर आने वाले वीडियोज़ में हम उसे कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंगलवार के दिन का इंतज़ार करना पड़े। बीच में भी जो आपके रिक्वेस्ट आते हैं जिस पे हमें पूरा फुल वीडियो बनाना होता है या फिर ज़रूरत पड़ती है कि फुल वीडियो बना के ही आप लोगों को मैसेज दिया जाए, वो लगातार आप लोगों तक आ रहा है, आप लोगों से प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना स्नेह और प्रोत्साहन बनाए रखिए। यदि आपके मन में कुछ दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।